हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पोइट्री का शीर्षक नंबर 6, जिनका नाम है द सोल्जर। कल हमने आपको एक वीडियो दिया था, आशा है वो वीडियो आप देखे भी होंगे। जिनके राइटर थे रूपर्ट ब्रुक, इन्हीं का लिखा हुआ था द सोल्जर, जिसका हमने लेखक परिचय और पाठ का लाइन बाय लाइन हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वो देखिएगा वीडियो ना, तो आपको दो बातें समझ में आएगी। क्या कि पाठ में कितने ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे, जिसका हमने वहाँ पर बताया भी है, और कुछ एमसी क्वेश्चन हमने उसमें पूछा भी था आपसे। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझने का जो अभी जो समझिएगा वो वहाँ से आप पढ़ के आइएगा तो अच्छा समझिएगा। तो पहले उसको देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर समझिए तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझने के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। यानी कौन? वो वीडियो जो हमने पहले वाला था। कहानी क्या था मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। कहानी है जो हमारे रूपर्ट ब्रुक जी हैं, इंग्लैंड के हैं, और वहाँ पर उन्होंने एक सेना के रूप में काम कर रहे हैं। और 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई थी, तो इस युद्ध में वो लड़ने भी गए हैं। उससे पहले युद्ध प्रेमी बहुत हैं ये, तो इन्होंने एक बहुत सारी कविताएं लिखी है जो युद्ध संबंधित है, इसलिए इन्हें वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कविता जो थी 14 पंक्ति का था, इसलिए इसको सोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। कविता में देश प्रेम को बताया गया है, देशभक्ति कविता है। कि कहते हैं कि हमारी जो बॉडी का एक एक कण है, जो हम हवाएं लेते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, ये सब किसकी है? इसी मातृभूमि की है। अगर मैं मर जाता हूँ, जिस भूमि पर हमारी दफन होती है, तो उस मिट्टी में हमारी यह रिच मिट्टी मिल जाएगी, अर्थात वह भी इंग्लैंड का ही होगा, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। तो आशा है आप वो देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए, पेज संख्या 152। ठीक उसी के बगल में नीचे देखिएगा B1.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। यानी जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मौखिक देने हैं। आप जो पढ़े, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया उसके हिसाब से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन 1 क्या है सुनिएगा। कहते हैं इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ। कोई भी सब्जेक्ट से पहले अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसका अर्थ होता है क्या। यहां लिखा हुआ है क्या। स्पीकर माने होता है वक्ता, अफ्रेड भयभीत है, ऑफ डेथ माने मृत्यु से। क्या वक्ता जो हैं, यानी जो हमारे लेखक साहब हैं रूपर्ट ब्रुक जी, क्या अपनी मृत्यु से भयभीत हैं? तो चैप्टर में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं बताया गया है। कहते हैं कि वो भयभीत नहीं है। कहते हैं कि मैं युद्ध में जाता हूं, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में सिर्फ तुम इतना सोचना कि जिस जगह पर मुझे दफनाया जाएगा वह जमीन भी इंग्लैंड की हो जाएगी, हमारी मातृभूमि की हो जाएगी, अर्थात वह मृत्यु से भयभीत नहीं है। बहुत अच्छा। तो आप लिखेंगे क्या आंसर? लिखेंगे नो, द स्पीकर डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। लेखक अपने मृत्यु के भय से भयभीत नहीं है। हाउएवर फिर भी ही इज रेडी टू डाई फॉर आवर कंट्री। अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। यानी कहते हैं कि देश के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। जब तक मेरी सांसें रहेगी, मेरे देश, मुझ पर जो देश का कर्ज है, मैं उसे देश को चुका कर जाऊंगा। यानी मरने के लिए वो तैयार है देश के लिए, ठीक है। चलिए, अगर भय होता तो शायद ये ऐसी बातें नहीं बोलते ना। बहुत अच्छी बात। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे नो, द स्पीकर डज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, हाउएवर ही इज रेडी टू डाई फॉर आवर कंट्री। कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कहते हैं सुनिएगा। इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल।
हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बरेबल। देखिए क्या कहते हैं, इफ अगर एट ऑल डाइज इन द बैटल, अगर युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाए, किनकी, कबीर की मृत्यु हो जाए, हाउ वुड ही लाइक, तो वो कैसा, टू बी बनना, रिमेम्बरेड माने यादनीय, माने कहते हैं कि अगर युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाए तो अपने आप को कैसा याद करने के लिए कहते हैं, माने वो अपने आप को किस तरह को कहते हैं कि लोगों को कि हमें बारे में सोचिए। तो आपने पढ़ा था द पोएट डाइज इन द बैटल, अगर हमारे जो स्पीकर हैं या कबीर हैं उनकी मृत्यु अगर युद्ध में हो जाती है, ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बरेड, वो कहते हैं मुझे याद किया जाए, अनफॉरगेटेबल माने अविस्मरणीय सोल्जर, सैनिक के रूप में, माने मुझे जो है ना उस तरह से याद किया जाए जो कभी भूलने वाली बात ना हो, ऐसे सैनिक के रूप में। हु डिड नॉट अफ्रेड डेथ, यानी कि जो कभी युद्ध से मतलब युद्ध में मृत्यु से कभी भयभीत ना हुआ हो, इस तरह की सेना के रूप में मुझे याद किया जाए। क्या समझे, कबीर क्या कहते हैं, कहते हैं कि मुझे इस तरह से याद करिए कि कोई अगर सेना युद्ध में जाती है और युद्ध में लड़ने से वह भयभीत नहीं होती है, मरने से अगर वो डरती नहीं है, इस तरीके से मुझे याद किया जाए। कौन कह रहे हैं, ये हमारे रूपर्ट ब्रूक जी कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध में जाता हूं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मुझे आप वैसे ही याद करिए जैसे एक सेना युद्ध में जाते समय भयभीत नहीं होता है और वो उनकी यादें हमेशा गाई जाती है, डरता नहीं है कभी, ऐसे यानी वीर गति को प्राप्त होने वाले जो सेना है उनको लोग जिस तरह से याद करते हैं, उसी तरह से मुझे याद किया जाए। ठीक है, आशा है क्वेश्चन 2 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। हाउ मीन्स कैसे, कैन माने सकता है, सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेश के किसी भी देशों में, दुनिया के किसी भी जगहों में, बी एवर इंग्लैंड, हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा कैसे। कहते हैं हमारे कबीर, क्वेश्चन में क्या कहा, पूछा आपसे कि बताइए कि दुनिया का कोई कोना किस प्रकार वो इंग्लैंड का हो जाएगा कुछ समय के लिए, ईवर माने हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इंग्लैंड का कैसे हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा था कविता में, पढ़ा था कि जो हमारे कबीर हैं वो कहते हैं कि मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचो कि अगर मैं मर गया युद्ध में, चाहे मैं दुनिया के किसी भी देशों में जाकर मरूं, जहां मुझे दफनाया जाएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पर इंग्लैंड की मिट्टी से बनी यह धरती शरीर उस मिट्टी में जाकर के मिल जाएगी, तो समझना वो मिट्टी भी इंग्लैंड की हो जाएगी। यानी जिस मिट्टी में हम दफनाए जाएंगे वो मिट्टी सदा सदा के लिए किसकी हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। ऐसा कहते हैं हमारे रूपर्ट ब्रूक जी। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे सम ऑफ फॉरेन फील्ड, माने सम ऑफ ए फॉरेन फील्ड माने विदेश का कुछ देश, फॉर बी ईवर इंग्लैंड, हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि माई बॉडी मेड विथ इंग्लैंड डस्ट, मेरी शरीर इंग्लैंड की धूल से बनी हुई है, इट बी मिक्सड, यह मिल जाएगा, देयर लैंड, उस भूमि में, सो इट इज बिकॉम द इंग्लैंड, इसलिए वह इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी हमारी जो शरीर है ना वह किसकी बनी हुई है, इंग्लैंड की मिट्टी की बनी हुई है, और यही मिट्टी वाली शरीर उस मिट्टी में मिल जाएगी, तो जब मिल जाएगी तो वह किसकी हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। ठीक है, यानी कहते हैं कि मेरी मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, हम किसी भी देश में जाएंगे लड़ने, कहीं भी मर सकते हैं, और मरेंगे तो वो जमीन जहां हमें दफनाया जाएगा वो जमीन किसकी होगी, इंग्लैंड की होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या लिखता है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या सुनिएगा, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट, इन दैट रिच अर्थ माने यह धनी भूमि, रिचर डस्ट उसका जो धूल है वो भी मूल्यवान है, रिचर माने उससे धनी, कंसीलेड
व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर? यहाँ डस्ट का क्या मतलब? कहते हैं कि ये धरती जो है वो धनी धरती है। उन धनी धरती पर ये जो बॉडी है, शरीर है, वो भी क्या है? एक मतलब धनी धूल है। धनी धरती का धूल धनी है। यहां पर धूल का क्या अर्थ है? ठीक है, आपकी कविता में जो हमारे रूपर्ट ब्रुक जी हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो धरती है ना वो धनी है। कौन? इंग्लैंड की धरती, उसकी मिट्टी धनी है। तो कहते हैं यहां पर डस्ट का क्या मतलब है? तो डस्ट का क्या मतलब है सुनते हैं। द पोएट से, कवि कहते हैं दैट आवर बॉडी मेड फ्रॉम डस्ट, हमारी शरीर उस धूल कण से बनी हुई है। किस धूल कण से? इंग्लैंड की धूल कण से। इट इज रिच डस्ट, जो एक धनी भूमि है। देयर, यहां डस्ट मीन डीड शोल्डर, इसका मतलब है कि मरने वाली सेना का। डस्ट का मतलब क्या है? मरने वाली सेना जो कहीं गई और मर गई, उसी को कहते हैं हम लोग डस्ट धूल। ठीक है ना? फिर समझते हैं क्या लिखेंगे। लिखेंगे द पोएट से दैट आवर बॉडी मेड फ्रॉम डस्ट, इट इज रिच डस्ट, देयर डस्ट मीन डीड शोल्डर। यानी डस्ट का मतलब यहां पर क्या है? मरा हुआ सेना। यहां डस्ट का मतलब क्या हुआ? मृत सेना, जो कहीं गया हो वहीं दफनाया जाएगा, तो वह धूल यानी इंग्लैंड की जो धूल है वह उस देश की धूल में मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज मींट, इसका क्या मतलब? बाय द फ्रेज, माने इस गद्यांश का क्या अर्थ है भाई? ए प्लस इन द इंटरनल माइंड, माने आंतरिक मस्तिष्क का। आंतरिक मस्तिष्क का क्या अर्थ है? यहां पर देखिए, इस पूरे लाइन का अर्थ आपसे पूछ रहा है कविता में। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, यानी आंतरिक माइंड का जो है क्या अर्थ है यहां पर? तो लिखेंगे ए पल्स इन द इंटरनल माइंड मीन रिमेंबर ऑफ आवर कंट्री बी रिमेन फॉर लॉन्ग आफ्टर डेथ। यानी कहते हैं कि इंटरनल माइंड का अर्थ है रिमेंबर, याद करना, ऑफ आवर कंट्री, अपने देशों का, बी बना रहना, रिमेन माने हमेशा, माने हमेशा याद बनी रहे, लॉन्ग आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी। आफ्टर माने के बाद, यानी कहते हैं कि मैं मरने के बाद भी देश की सेवा करता रहूं, देश में मैं देश को याद करता रहूं। इसी बात का यहां पर अर्थ है ए पल्स इन द इंटरनल माइंड। ए पल्स इज इंटरनल माइंड का मतलब क्या? कि मरने के बाद भी मैं देश को याद करता रहूं। ऐसे हमारे कविवर जो हमारे पोएट हैं, इनका नाम है रूपर्ट ब्रुक, वो कहते हैं कि मरने के बाद भी मैं देश की सेवा में लगा रहूं, देश को याद करता रहूं। ठीक है, तो आशा है आपको ये सारी क्वेश्चन बखूबी समझ में आया होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ कल मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए। ठीक है, तो कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।